हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मैं आप सभी को आज एक शॉर्ट एंड स्वीट सा डायरेक्ट तुरंत इजी लैंग्वेज में समझाकर कंप्लीट करा दूँगी। मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ लोक संपत्ति का नुकसानी निवारण अधिनियम 1984। क्या पढ़ा रही हूँ मैं आप सभी को? लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984। इसमें टोटल 7 सेक्शन हैं और तुरंत कंप्लीट हो जाएगा ये। तो शुरू करते हैं। एक्ट नंबर है 3 और ये एप्लीकेबल हुआ है 28 जनवरी 1984 और राष्ट्रपति की सहमति मिली है इसको 16 मार्च 1984। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो इसका नाम हमने पढ़ ही लिया है कि लोक संपत्ति का निवारण अधिनियम 1984। और सबसे पहले इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि इसका उद्देश्य क्या होगा। तो इस एक्ट का उद्देश्य है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको जो नुकसान हो रहा है उसका निवारण करने के लिए और उससे रिलेटेड जो भी उपबंध हैं उनको बनाने के लिए इस एक्ट का निर्माण किया गया, इस एक्ट को बनाया गया। ठीक है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ये तो हो गया सेक्शन 1 में। उसके बाद सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज बताई गई है। एक रजिस्ट्री की बताई गई है 2A में, 2B में संपत्ति की बताई गई है कि वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी की कि लोक संपत्ति क्या होगी। तो रजिस्ट्री क्या होगी? रजिस्ट्री यानी मिसचीफ, और मिसचीफ का अर्थ इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 425 के अंतर्गत बताया गया है। तो जो वहाँ उस रजिस्ट्री का अर्थ बताया गया है सेम वही उसका अर्थ यहाँ पर लगाया गया है। तो वहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई व्यक्ति आशय से या जानते हुए कि कोई संपत्ति किसी संपत्ति पब्लिक की है या किसी व्यक्ति की है, वो उसको रॉन्गफुली लॉस या फिर उसका डैमेज करता है, ठीक है, या फिर उस प्रॉपर्टी को ऐसे नुकसान करता है कि उसकी वैल्यू गिर जाए, तो जिससे उस प्रॉपर्टी को उसको क्षति हो जाए और उसकी वैल्यू गिर जाए, उसका मूल्य कम हो जाए, उसकी स्थिति में तब्दीली हो जाए, तो ये रजिस्ट्री कारित करना कहलाता है। तो जो ये 425 में बताया गया आईपीसी के सेक्शंस में, तो फिर सेम वही सेक्शंस यहाँ पर एप्लीकेबल होता है कि सेम रजिस्ट्री का वही अर्थ यहाँ पर है इस एक्ट में। उसके बाद सेकंड है कि 2B में पब्लिक प्रॉपर्टी। अब पब्लिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो पब्लिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत चाहे वह जंगम हो चाहे स्थावर हो और चाहे मशीनरी हो। तो जंगम से मतलब समझते हैं कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और स्थावर संपत्ति क्या होती है? जिसको हम हिला डुला नहीं सकते, जैसे ज़मीन और भी घर मकान, इसको अपन नहीं हिला सकते, स्थावर संपत्ति है। तो ये इमूवेबल, तो मूवेबल, इमूवेबल और चाहे मशीनरी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की आ गई। उसके बाद इस पर किसी का कब्जा, नियंत्रण, स्वामित्व होना चाहिए। ठीक है, तो किस किस का होना चाहिए? तो फर्स्ट क्लॉज में बताया गया है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 में बताया गया है स्टेट गवर्नमेंट, और 3 में बताया गया है कि कोई स्थानीय प्राधिकारी, और 4 में बताया गया है कि किसी केंद्रीय प्रांतीय राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी निगम के द्वारा। उसके बाद 5th में बताया गया है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अकॉर्डिंग परिभाषित किया गया हो। फिर लास्ट वन 6 में बताया गया है कोई ऐसी संस्था या उपक्रम जिसे केंद्रीय सरकार गजट नोटिफिकेशन में जारी करे। तो ये आ जाएगा पब्लिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन पढ़ते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में बताया गया है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान कारित करने वाली आप रजिस्ट्री करते हैं तो आपको कितनी पनिशमेंट होगी। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि वह पब्लिक प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री के द्वारा क्षति कारित करता है तो उसको सज़ा होगी 6 महीने से कम की नहीं होगी और 5 वर्ष तक की हो सकेगी, प्लस जुर्माना होगा। ठीक है, प्लस जुर्माना होगा। जुर्माने की रकम डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन अब उसमें कौन सी जो सेक्शन 3 है उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी में कौन सी क्षति आ जाएगी? तो सबसे पहले कोई भी ऐसी संपत्ति, ठीक है, उसके अंतर्गत कोई भवन आ जाएगा, कोई अन्य संपत्ति आ जाएगी, कोई जल, प्रकाश, ऊर्जा, शक्ति के उत्पादन,
ठीक है, या फिर उसका वितरण, या उसके संबंध में क्या, कोई तेल प्रतिष्ठान, कोई मल सकर्म, कोई खदान या कारखाना, या फिर कोई लोक परिवहन, दूर संचार का कोई साधन, या इसके संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई भी भवन, प्रतिष्ठान या अन्य संपत्ति। अब कोई भी व्यक्ति इसको रिस्ट्री करेगा तो उसको 6 महीने से कम की नहीं और 5 वर्ष तक की सज़ा होगी और प्लस जुर्माना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में बताया गया है कि कोई अग्नि द्वारा, विस्फोट पदार्थ द्वारा पब्लिक प्रॉपर्टी को रिस्ट्री कारित करेगा, नुकसान कारित करेगा। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया। सेक्शन 3 में तो सिंपल रिस्ट्री बताई है, लेकिन सेक्शन 4 में रिस्ट्री और नुकसान बताया है पब्लिक प्रॉपर्टी को, लेकिन किसके द्वारा, अग्नि और विस्फोट के द्वारा। अब अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको 1 वर्ष से कम की नहीं और 10 वर्ष तक की सज़ा होगी और प्लस जुर्माना होगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 5, ठीक है, इसमें ये डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन सी क्या प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी ली कि पब्लिक प्रॉपर्टी में, सेक्शन 3 में पढ़ ली कि पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या आएगा, और उसी को वो अग्नि विस्फोट द्वारा रिस्ट्री करता है तो उसकी सज़ा 1 वर्ष से कम की नहीं होगी और 10 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 5 में जमानत के बारे में विशेष उपबंध है। अब अगर कोई व्यक्ति ने सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी को रिस्ट्री कारित की है, क्षति कारित की है, नुकसान पहुंचाया है, या सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी को अग्नि या विस्फोट के द्वारा रिस्ट्री या नुकसान पहुंचाया है, अब वो अक्यूज्ड है, अब वो कन्विक्ट कर दिया गया है, मतलब उसकी दोष सिद्धि हो गई है। अब वो अपने पर्सनल बॉन्ड पर जमानत चाहता है तो उसको जमानत ऐसे नहीं दी जाएगी। मतलब कब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि अभियोजन पक्ष को सुनने का अवसर ना दे दिया जाए। अभियोजन पक्ष कौन सा होता है, जो विक्टिम की साइड से होता है, अर्थात जो पीड़ित हो उसकी तरफ से जो एडवोकेट होता है वो होता है अभियुक्त, वो होता है अभियोजन पक्षकार, मतलब प्रोसिक्यूशन। तो उसको सुना जाएगा, न्यायालय पहले उसको सुनेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि अभियुक्त को जमानत मिल जाए, क्या वो अपने पर्सनल बॉन्ड पर जमानत ले ले, और अगर उसको ज़्यादा क्षति हुई होगी तो विक्टिम बिल्कुल मना करेगा कि इसको बिल्कुल जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो एज अ एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है, तो इसलिए अभियोजन पक्षकार को पहले सुनवाई का अवसर दिया जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद ही अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाएगा। तो ये जमानत के बारे में विशेष उपबंध सेक्शन 5 में किए गए हैं। सेक्शन 6 में सेविंग्स बताई गई हैं। सेविंग्स यानी व्यावृत्ति, यानी कि ये जो एक्ट है वो, मतलब इस एक्ट के उपबंध हैं वो किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे, उनके अतिरिक्त होंगे, उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे, मतलब उनको छोटा नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, उनके अतिरिक्त माने जाएंगे इस एक्ट के उपबंध। ठीक है, नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज़ सेक्शन 7। सेक्शन 7 में रिपील्ड और सेविंग्स के बारे में बताया गया है। तो रिपील्ड में लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम के पहले एक अध्यादेश आया था, ऑर्डिनेंस 1984 का, और उसका भी एक्ट नंबर 3 था जिसको रिपील्ड कर दिया गया है। उसके बाद ये एक्ट आया लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984। तो ये वेयर एक्ट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच गाइज़, आपने मुझे सुना।